नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम वन है। तो विश्व के वन के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अगर पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेल्वा वनों की विशेषता क्या होती है। तो चौड़ी पत्ती सदाबहार वन ये होते हैं। तो सेल्वा वन कौन से होते हैं? चौड़ी पत्ती सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, और एक भौगोलिक क्षेत्र की जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है, निम्नलिखित विशेषताएं। देखिए यहाँ कुछ फीचर्स दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं? जो चार ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे ये वन है, तो हमें बताना है कि ये सारी विशेषताएं किस वन की है। अगर आप पहला पढ़ेंगे, देखिए यूपीएससी ने इस प्रकार के 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। लगभग 2010, 11, 1990, 95 के आसपास भी एक आधा पूछ रखा है। तो अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीएससी। तो यहाँ पे मंथ दे रखे हैं जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। और औसत अधिकतम टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर देखिए ये दे रखा है यहाँ पे 31 डिग्री जनवरी में होता है। तो देखिए लगभग 30 से 31 डिग्री के आसपास है। 28 भी है। औसत न्यूनतम तापमान कितना है? देखिए 20 और 21। और वर्षा कितनी दे रखी है? देखिए वर्षा अगर आप देखेंगे तो जनवरी में 81 और 85 सेंटीमीटर है। और नवंबर और अक्टूबर, देखिए अक्टूबर में सबसे ज़्यादा है 221। और फिर नवंबर। तो हमें बताना है कि यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान हो तो सर्वाधिक संभावना यह है कि है, देखिए किसका है ये? तो आर्द्र शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन होगा, पर्वतीय उपोष्ण वन होगा, शीतोष्ण वन होगा, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होगा। तो जितनी भी सारी फीचर्स हैं ये किसकी फीचर्स हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा अगर आप फैलाव की प्रतिशतता देखेंगे तो शीतोष्ण शंकु वृक्ष वृक्ष वन। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान। तो भूटान में क्या है? 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं ब्राजील में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो बहुत सिंपल है, डी उष्ण कटिबंधीय वन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कहाँ विस्तृत उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में। तो राइट आंसर है ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के आसपास। तो ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, टैगा वन की विशिष्टता क्या है? तो टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं। तो राइट आंसर है डी। टैगा वनों की क्या विशेषता है? समशीतोष्ण क्षेत्र। टैगा वन कहाँ पाया जाता है? समशीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में। तो राइट आंसर है सी। देखिए भारत, तंजानिया, कनाडा आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन से घिरा हुआ है? इसका मतलब है वनाच्छादित है। तो किसका है? जापान का। तो राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं? देखिए चार ऑप्शन है कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो अमेजोनिया में। तो कोणधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? अमेजोनिया में। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेजोनिया कहाँ पे है? देखिए आप देखेंगे तो ब्राजील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे कौन से क्षेत्र होते हैं? ये बताना है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ ठंडा इलाका होगा, शीतोष्ण क्षेत्र होगा। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं? तो आइवरी कोस्ट में। देखिए बहुत सिंपल से ये वाले टॉपिक हैं। जब हम इसके वन पढ़ते हैं या प्राकृतिक वनस्पतियां पढ़ते हैं, वनों के प्रकार पढ़ते हैं, तो सारे पढ़ते हैं वहाँ पे कि कितने प्रकार के होते हैं। उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार, शीतोष्ण, शंकुधारी, टैगा, सब पढ़ते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ समझाने का आपको बात होगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपने देखा, ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निर्वक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा स्टेटमेंट है और आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। पहले कारण पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ए को देखेंगे कि ये सही है या गलत है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधानता उत्पादकता बहुत अधिक होती है। देखिए पहले कारण देखते हैं, शीतोष्ण वनों की तुलना में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। देखिए बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, जेनरिक स्टेटमेंट है। ये कहना ही चाह रहा है कि जो शीतोष्ण वन होते हैं उनमें उत्पादकता कम होती है, किसकी तुलना में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में की तुलना में। या कहें कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में उत्पादकता ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, शीतोष्ण वनों की तुलना में। तो ये तो राइट आंसर है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वन सदाबहार वन होते हैं, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। तो आपका कारण तो आपका बिल्कुल ठीक है, आर ठीक है। लेकिन अगर आप ए पढ़ेंगे, देखिए शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए, किसकी बात चल रही है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की, तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कथन आपका गलत है, आर सही है। तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, देखिए उष्ण कटिबंधीय है या जिसको सदाबहार वन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपको बिल्कुल गहराई में उतरना है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में यहाँ भी बात की जा रही है, और इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए उष्ण कटिबंधीय वन की बात की गई है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसका पूरा कंसेप्ट बनाएं। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। बी पढ़ेंगे, वर्षा वन में वृक्षों के प्रवृत्तियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। सी देखेंगे, वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। डी, विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर भूमि का मृदा का अतिक्रमण कर जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, इसलिए वे शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएंगे तो वे शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस मृदा में पोषकों का अभाव होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। देवदार है, यहाँ पे लकड़ी का नाम है, डगलस फर है, महोगनी, सागौन है, और यहाँ पे देश दे रखे हैं कि किस देश में वह पाई जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, इसका राइट आंसर सी है। हम देखते हैं कौन से कहाँ पाए जाते हैं। देखिए देवदार कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा में, डगलस फर मैक्सिको में, महोगनी होंडुरास में, सागौन म्यांमार में। तो सी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। देखिए यहाँ पे मानसूनी वन लिखा है, और आप बी पढ़ेंगे, विषुवत रेखीय वन लिखा है, भूमध्य सागरीय वन है, कोणधारी वन है। देखिए इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इसका आप ठीक कर पाएंगे। तो अगर आप सूची 2 को पढ़ेंगे, देखिए सूची 2 को पढ़िए आप, आलू बुखारा एवं जैतून है, चीड़ एवं फर है, सागौन तो सागू है, महोगनी एवं रोजवुड है। देखिए सागौन के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, महोगनी और रोजवुड के बारे में पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो विषुवत रेखीय वन है, तो विषुवत रेखीय वन में क्या पाया जाता है, तो महोगनी एवं रोजवुड। तो बी का दोस्तों 4 होना चाहिए, ठीक है। और मानसूनी वन जब हम पढ़ते हैं तो सागौन, सागौन के बारे में पढ़ते हैं, तो ए का 3 होना चाहिए। तो हमें केवल 2 पता है, हम देखते हैं इससे आंसर निकलता है नहीं। तो ए का 3 होना चाहिए और बी का 4, क्योंकि मानसूनी वन तो हमारे भारत में भी पाए जाते हैं, और विषुवत रेखीय वन के बारे में पढ़ते हैं, महोगनी एवं रोजवुड। तो ये इनके बारे में पता है, तो देखते हैं आंसर निकलता है नहीं। तो ए का होना चाहिए 3rd। तो ए आपका ये रहा, और 3rd एक तो ए ऑप्शन में है, तो बी में तो नहीं है, तो बी तो एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए बी एलिमिनेट कर दिया हमने। तो देखते हैं सी और डी में से। देखिए
सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। देखेंगे ना आप, तो ए का थर्ड, देखिए ए का थर्ड है तो देखिए दोस्तों केवल इसी से आंसर निकल गया। ए, ए आंसर है क्योंकि ए का थर्ड। हमें मानसूनी वन के बारे में बताया कि मानसूनी वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन। तो कितना सिंपल सा ये था, अगर हमें ये पता होता तो इससे निकल जाता। तो ए राइट आंसर हुआ। देखते हैं बी से निकलता है नहीं आंसर। इस तरह के स्टेटमेंट में दोस्तों ऑप्शन देते हैं कि एक या दो पता हो तो निकल जाता है आंसर। तो बी से देखते हैं निकलता है नहीं। तो विषुवत रेखा वन, बी का होना चाहिए 4। तो बी आपका किस में है, बी आपका ए रहा। और बी देखिए एक तो ए में है तो बी में तो है नहीं, तो बी तो एलिमिनेट हो गया। देखते हैं सी और डी में है या नहीं। बी का 4, देखिए सी में भी नहीं है और ना डी में। देखिए इन दोनों से आराम से निकल गया, ए आंसर राइट है। तो एक या दो भी पता होगा तब भी हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें पता होना चाहिए इन दो के बारे में। तो और ये रिपीट भी होते हैं और हर एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि मानसूनी वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, विषुवत रेखा वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपने आंसर देखा, इसका आंसर हुआ राइट ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए मानसूनी वन सागौन, विषुवत रेखा वन महोगनी एवं रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा, कोणधारी वन चीड़ तथा फर। देखिए हम यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन मिल गई है यहाँ पे। भूमध्य सागरीय वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, आलू बुखारा और जैतून। कोणधारी वन चीड़ तथा फर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो राइट आंसर है डी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत। तो राइट आंसर है सी, भारत। देखिए अगला क्वेश्चन है, डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो शीशम। तो शीशम से ये संबंधित है। राइट आंसर हुआ डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि मरुस्थल क्षेत्र में जल के ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण क्या होता है। देखिए कुछ यहाँ पे लिख रखा है, कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण। आप पढ़ेंगे पर्ण की जगह काटे। तो हमें बताना है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पौधे होते हैं वो जल ह्रास को कैसे रोकते हैं। तो कठोर एवं मोमी पर्ण, तो ये हो सकता है। लघु पर्ण, छोटे पत्ते होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर छोटे पत्ते होंगे ना तो आपके जल ह्रास कम होगा। पर्ण की जगह कांटे, पत्तों की जगह कांटे होने चाहिए। तो सेकंड और थर्ड तो आपका देखने में लग रहा है कि ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड और थर्ड देखते हैं। देखिए सेकंड थर्ड एक तो ए में है और डी में है। तो बी और सी में तो नहीं है, तो बी एलिमिनेट कर दीजिए, सी एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए और डी में से होगा 50-50 तक पहुंच गए आप। और ए भी ठीक लग रहा है क्योंकि कठोर है मोमी पर्ण, मोम का होगा तो थोड़ा वहां से जो आपका प्रकाश पड़ेगा या जो हीट पड़ेगी तो शायद पिघल जाएगा वहां से, कुछ ऐसा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी इसका राइट आंसर है। जो सूर्य की किरणें पड़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे लगता है कि यहाँ से पिघल जाए, है ना। तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए डी इसका राइट आंसर है। 50-50 तक तो आप पहुंच गए थे ना यहाँ पे। आगे तो थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज भी काम करेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है। देखिए यहाँ पे वनस्पति का प्रकार दे रखे हैं और यहाँ पे क्षेत्र दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सी वनस्पति किस देश में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए मार्कविया फिम्बस है, चैपरेल है, मैटोरेल है। देखिए इतनी वनस्पति किसी को नहीं पता होता है। इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। कहाँ तक इतनी फैक्ट डेटा याद रखते हैं। देखिए मार्कची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिम्बस साउथ अफ्रीका के में पाई जाती है। चैपरेल कहाँ पाई जाती है, कैलिफोर्निया में। और मैटोरेल चिली। अगर ये रिपीट होता है तो हम ध्यान रखते हैं, नहीं तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कौन याद रख पाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है। अधिजीवी वनस्पति है, बबूल है, बेओबाब और देवदार है। देखिए देवदार और बबूल तो हम सुनते हैं, तो ये देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो बबूल कहाँ पाए जाते हैं, बबूल कांटे टाइप होता है। तो भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य रेखीय वन, सहारा, सवाना। तो बबूल कहाँ पाए जाएंगे आपके, सहारा में। सारा रेगिस्तान तो वहीं पाए जाएंगे क्योंकि कांटेदार होते हैं। ठीक है, तो बबूल पाए जाएंगे सहारा में। देवदार कहाँ पाए जाएंगे आपके भूमध्य सागर के आसपास। तो पहले बी से देखते हैं आंसर निकलता है कि, तो बी का है थर्ड। बी का अगर थर्ड देखेंगे आप तो बी आपका ये रहा, और थर्ड किस किस में, ए और बी में। तो सी तो एलिमिनेट हो गया।
डी एलिमिनेट हो गया। तो ए बी में से हम 50-50 तक तो दोस्तों पहुंच चुके हैं। डी का है फर्स्ट। डी का फर्स्ट अगर देखेंगे, देखिए डी का दोस्तों फर्स्ट देखिए निकल गया। तो राइट आंसर हुआ ए। देखिए हमें दो तो पता नहीं, देखिए बबूल हम पढ़ते हैं, जब वनस्पति पढ़ते हैं कि बबूल देवदार ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वनस्पति और वन से। तो राइट आंसर है। थोड़ा आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखें, बबूल वनस्पति सहारा में पाए जाते हैं, देवदार भूमध्य सागर में, बेओबाब सवाना और जीव वनस्पति भूमध्य रेखीय। देखिए अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, पत्ती कूड़ा या लीफ लिटर किसी अन्य जीवों, इसको बायोम कहते हैं, कि तुलना में तेजी से विघटित होता है और उसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो राइट आंसर है डी। तो ये वन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर है विश्व की जलवायु। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 10 11, तो विश्व की जलवायु 11 भागों में बांटा जाता है। आपको पता ही है भूमध्य सागरीय होगा यहाँ पे। फिर 3 3 के आपने पैर ये सुनेंगे जोड़े इस तरह के। जोड़े तो दोस्तों 2 के होते हैं लेकिन आप 3 का मान लीजिए यहाँ। देखिए 3 3 और 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 10 और 11। तो इस तरह से पाए जाते हैं जलवायु। पूरे विश्व में 11 प्रकार की 9 प्रकार की जलवायु, 10 11 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। लेकिन नाम भी यहाँ लिखा होगा, नहीं यहाँ पे नाम नहीं लिखा है कहीं भी। 11 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं पूरे विश्व में। देखिए लिखा है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदेश, आप पढ़ेंगे ना तो उसमें 11 प्रकार की है, वो तो आपको पता ही है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं सीधा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट बेस है। आपको बताना है कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के समय में विस्तार में विभिन्नता किस कारणों से होती है। तो 4 ऑप्शन है। तो पृथ्वी का अपने एक्स पर घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण। थर्ड पढ़ेंगे स्थान की अक्षांश स्थिति। फोर्थ पढ़ेंगे पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। तो सेकंड और फोर्थ की वजह से ही आपके ऋतुओं में दिन और रात्रि के समय में विभिन्नता होती है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? सेकंड और फोर्थ, ना कि स्थान की अक्षांश स्थिति, ना कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण होते हैं? देखिए पूरा कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है ये वाला। हमें बताना है कि महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तट की तुलना में अधिक होता है, इसके क्या कारण है? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, बिल्कुल लाइट स्टेटमेंट है। सेकंड पढ़ेंगे महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुगता में अंतर, नहीं। अंतःस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता, ये भी नहीं है। फोर्थ पढ़ेंगे तटों की अपेक्षा अंतःस्थों में होने वाली भारी वर्षा, तो ए इसका राइट आंसर है। तो ए इसका राइट आंसर है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर की वजह से इसमें तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में टेम्परेचर अधिक होता है। तो उसका कारण है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह क्या है? ऊंचाई, वनस्पति का प्रकार, अक्षांश, समुद्र से समीपता। तो अक्षांश, तो बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश फैले हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्र पर फैले हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, तो बिल्कुल राइट है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती है। आर पढ़ेंगे हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को सामान्य वर्षा होती है। देखिए दोनों स्टेटमेंट
क्या है, दोनों ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और देखिए 2 बार पूछा गया है, 1996 में पूछा है और 2003 में। तो ए राइट है। ए आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन ये 90, 96 और 2003 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हर दिन कमोबेश एक सही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विषुवत रेखे की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बी इसका राइट आंसर। देखिए बी आपने देखा, बी राइट आंसर है। तो ये सारी जो विशेषता दे रखी है, सब विषुवत रेखा पे जो वर्षा होती है उसकी दे रखी है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वर्षा होती है 2 से 4 बजे तक, खूब घनाकार वर्षा होती है, फिर बादल हट जाते हैं, साफ हो जाते हैं, सब वही दे रखा है। तो विषुवत रेखा वर्षा के बारे में बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो एशिया में है। तो एशिया में सारे जलवायु कटिबंध है, तो राइट आंसर है डी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो इथोपिया। तो राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं। देखिए कौन और शुष्क जलवायु। सेकंड पढ़ेंगे सुहावना और आर्द्र शीतकाल। थर्ड सदाबहार और ओक वर्ष। तो ये किसकी विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक उष्ण कटिबंधीय सामान्य प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। तो डी इसका राइट आंसर है। उष्ण कटिबंधीय सामान्य प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्य के लिए नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। देखिए ये वाला पढ़ेंगे आप, तो पर्यावरण पौधों के लिए तो अनुकूल है ही, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं है। तो ए भी ठीक है, आर भी सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो मध्य एशियाई स्टेप। तो राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म को मिलान सही है? देखिए आप इसके पढ़िए, गर्मी की वर्षा है, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, पूरे साल भारी वर्षा, जाड़े की वर्षा। तो आपका कौन सा सही है? तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र को देखेंगे तो गरज के साथ वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है दोपहर के टाइम। तो आपको पता है, तो 20 का राइट आंसर है। जबकि ए, सी और डी, मानसूनी क्षेत्र वर्षा, पूरे साल भारी वर्षा, तो मानसून हमारे यहाँ आता है, तो पूरे साल वर्षा कहाँ होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रीय वर्षा, जाड़े की वर्षा होती है वहां पे, नहीं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, नहीं। तो बी इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल सा है ये। देखिए बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि मानसूनी क्षेत्र में वर्षा पूरे साल कहाँ होती है? गर्मी के दिनों में होती है, आपको पता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में 4 छाया छाया क्षेत्र दिए गए हैं, ये बताने हैं आपको, ठीक है। जहाँ की विशेषता तप्त, शुष्क ग्रीष्म, हल्की तथा नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से ये वाली विशेषता कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी? जहाँ की विशेषता तप्त, शुष्क ग्रीष्म, हल्की तथा नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण है। तो अंकित किया गया है। तो आपको बताना फर्स्ट पे है, वो सेकंड है, थर्ड या फोर्थ है। तो ये वाली विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कैलिफोर्निया में ये सारी विशेषता पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पे पाया जाता है। तो राइट आंसर है ए, कैलिफोर्निया है। और यहाँ पे कौन सी
जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो राइट आंसर है ये, भूमध्य सागरीय जलवायु की ही वाली विशेषता यहाँ पे दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो नॉर्वे। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली, वर्ष भर आर्द्र सूडान। सी आप देखेंगे, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क ऋतु ईरान, वर्ष भर शुष्क चिली। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है आर्द्र शीत ऋतु। और शीत ऋतु तो आर्द्र होती है और ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, शुष्क। ठीक है, तो देखिए अब समझ में आएगा आपको, जो आर्द्र होती है वो यहाँ पे ठंड होती है। ठीक है, ठंड में क्या होता है, जब ठंड पड़ती है तो आर्द्र होती है वो, और जब गर्मी पड़ती है तो वो शुष्क होती है। तो इटली राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची एक को आपको सूची दो से मिलाना है और आपको बताना है कि किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो कैलिफोर्निया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साइबेरिया। आप यहाँ पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय, उष्ण कटिबंधीय मानसून, शीत शीतोष्ण, उष्ण मरुभूमि। देखिए बांग्लादेश देखिए आप, तो बांग्लादेश में क्या पाया जाएगा दोस्तों? तो बांग्लादेश में कौन सी मानसून पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय मानसून। कितना सिंपल था, सी का टू, क्योंकि बांग्लादेश कहाँ है, भारत के पास है। तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसून वाली। तो सी का तो 201% होगा। तो आंसर देखते हैं, सी ये रहा आपका। टू है केवल बी में, तो बी राइट आंसर हुआ। तो ए कट गया, सी और डी देखिए कितना सिंपल सा था, बेशक आपको कोई सी ना पता हो। देखिए बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसून, रूस में शीतोष्ण शीत शीतोष्ण, कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि। तो इसका एक मैप है, तो 11 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और तो आप मैप में जाके देखिए, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं इन सवालों का। देखिए आपको फिर सूची एक को सूची दो से मिलाना है, बहुत सिंपल है। विषुवत रेखीय, भूमध्य सागरीय, मानसून, सवाना, कैलिफोर्निया, बांग्लादेश, सूडान, कांगो। तो मानसून देखते हैं आप, बांग्लादेश पे टिक टिक कीजिए। तो सी का है टू, तो सी आपका ये रहा। और टू किस में, एक तो ए में है, तो बी में तो नहीं है, बी को एलिमिनेट कर दीजिए। मुझे लगता है आप सवाल अब समझ पा रहे होंगे। बांग्लादेश में मानसून वाली जलवायु इसलिए पाई जाती है क्योंकि कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। तो बांग्लादेश में पाई जाएगी क्योंकि भारत में भी वही पाई जाती है। तो सी का टू, तो सी का टू किस किस में, एक तो आपका हुआ ए में, और सी का टू है डी में। तो सी तो नहीं होगा। देखिए 50-50 तक आप आराम से पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो 50 तक आप आराम से पहुंच चुके हैं। तो या तो ए होगा या होगा डी। देखिए जो सवाना है, सवाना में कौन सी पाई जाती है, सूडान। तो डी का थर्ड, तो डी आपका ए रहा, थर्ड ये रहा। तो ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो डी तो नहीं होगा, तो ए राइट आंसर हुआ। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। कांगो मध्य अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहाँ से विषुवत रेखा गुजरने के कारण जलवायु विषुवत रेखा पाई जाती है। ठीक है, कैलिफोर्निया में कौन सी पाई जाती है? कैलिफोर्निया का है अमेरिका में। तो यहाँ पे कौन सा जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये आपका ठीक हुआ। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी? मानसूनी जलवायु। अफ्रीका में कौन सी पाई जाएगी? सुड अफ्रीका में सूडान है, तो यहाँ कौन सी पाई जाएगी? समाना तुल्य है। तो बहुत सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। सेकंड, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। ठीक है, फोर्थ पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के वर्टिकल, देखिए ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल, अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। तो चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका ठीक होगा। तो सी हटा दीजिए। तो ए में और बी में और डी में थर्ड है। देखिए 1/3 तक पहुंच चुके हैं आप। भूमध्य क्षेत्र में वर्षा 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होती है। तो यह स्टेटमेंट नहीं है, तो 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित नहीं है। तो पहला हटा दीजिए आप। देखिए पहला हटते ए हट गया, बी हट गया, तो आंसर हुआ डी। डी इसका राइट आंसर है। भूमध्य क्षेत्रों में 2 ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म और शीत। तो डी इसका राइट आंसर हो रहा। देखिए बहुत सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन था।
अगर आपकी इस पे पकड़ है तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। तो डी राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। ठीक है, अगर आप कारण को पढ़ेंगे, जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। देखिए कितने स्टेटमेंट सही है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहूँगा, अगर ये यूपी पीसीएस में पूछा होगा तो उसका आंसर ए होगा। क्योंकि यूपी पीसीएस में अधिकांश का आंसर ए मिलेगा। क्यों? इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। लगभग 10 में से 6 या 7 का आंसर ए मिलेगा। देखिए देखते हैं यूपी पीसीएस का है या नहीं, क्योंकि यूपी पीसीएस ही ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा है और आंसर भी क्या है, ए। ज़्यादातर का आंसर इसमें ठीक होता है। देखिए आप पढ़ेंगे ना, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ठंड में वर्षा होती है, तो बिल्कुल ठीक है। ठंड में यहाँ पछुए हवाएं चलते हैं, ये भी ठीक है। तो सही व्याख्या करता है, तो ए आंसर राइट है। बाकी आप नॉलेज के बेस पे भी चल सकते हैं, तब भी आपका ये आंसर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो ठंड में। तो राइट आंसर है सी। और इसी की वजह से भारत में भी जनवरी के आसपास, जनवरी में वर्षा होती है, जो किसके लिए हानिकारक है? गेहूं। आपने पता है, वेस्टर्न जो वहाँ से हवा चलती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसी वजह से यहाँ पे भारत में भी जनवरी के आसपास वर्षा होती है, ये आपको पता होगा। तो सी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, कारण दक्षिण पश्चिम हवाएं साल भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती है। तो आर भी सही है, ये भी ठीक है, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए अभी तो मैंने आपको बताया है कि ये ऑप्शन होता है, लेकिन कब बताया मैंने? वो 10 में से 6 या 7 कंडीशन में। उसके बाद आपकी नॉलेज भी काम करती है वहाँ पे। तो 20 का राइट आंसर है। वैसे आप देखेंगे तो लगभग यही पाएंगे, आप पिछले साल के पेपर सोल्व कीजिए तो आप भी यही पाएंगे। तो 20 का राइट आंसर है। और वर्ष भर यहाँ क्यों खुले रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि जो एक महासागरीय धारा है वह भी चलती है, जो यहाँ का टेम्परेचर क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा अभिलेख नीचे दिए गए हैं। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी पीछे ही पूछा गया था। देखिए जनवरी से दिसंबर तक दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे, और वर्षा दे रखी है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? औसत टेम्परेचर है, औसत वर्षा है। तो हम बताना ये किस क्षेत्र की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश की यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं। तो राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी दाब पेटों के स्थानांतरण से संबंधित है? तो बताना है कि निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटों के स्थानांतरण से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु और पश्चिमी यूरोप जलवायु। देखिए बहुत ही लॉजिकल से आपको सोचना है। ये 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित जलवायु में, ठीक है, कौन दाब पेटों के स्थानांतरण से संबंधित है। इसका कहने का मतलब है कि दाब पेटों के स्थानांतरण से उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो मानसून जलवायु पे तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मानसून जलवायु अगर दाब पेटों का स्थानांतरण होगा तो मानसून का भी तो स्थानांतरण पड़ते हैं हम, जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं। तो थर्ड तो स्टेटमेंट ठीक होगा आपका, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ठीक हो तो ए तो हटा दीजिए, डी हटा दीजिए, तो 50-50 तक हम पहुंच चुके हैं। तो आंसर या तो सेकंड और थर्ड होगा या फर्स्ट और थर्ड होगा। तो फोर्थ यहाँ से हटा दीजिए आप। देखिए अब आपका आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट या सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में से दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो राइट आंसर होगा सी। भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु दाब पेटों के स्थानांतरण से संबंधित है। हवाओं की वायुभार पेटों के खिसकाव के कारण मानसूनी हवाओं का भी आविर्भाव होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जायरे से नीदरलैंड्स जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम सही है? देखिए यह बताना है हमें। तो इसका हमें क्रम लगाना है, कहाँ से? जायरे से और नीदरलैंड जाना है हमें। तो इसका जो क्रम है वह है ए। ए कैसे? सबसे पहले भूमध्य रेखा जलवायु पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जायरे कहाँ है? अफ्रीका में है।
ठीक है, तो जाहिर है अफ्रीका में, और नीदरलैंड्स कहाँ है, यूरोप में है। तो जब पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो यही क्रम पड़ेगा आपका, तो राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो मासिनराम या मोसिनराम, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो यह तो आपको पता ही होगा, वर्खियांस्क। ये कहाँ है, रूस में। तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, वर्खियांस्क, तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए, सुमेलित करना है आपको, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा, तो चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका, सहारा। तो चेरापूंजी का नाम सुनते आप समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो सी का तो सेकंड होने ही वाला है ये। ठीक है, तो सी का सेकंड देखते हैं। सी का सेकंड दोस्तों ये रहा, और केवल किसमें, बी में। तो ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, तो बी राइट आंसर है। कितना सिंपल सा आंसर था इसका। अत्यधिक गर्म कौन सा है, सहारा का मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा, अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा, चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा, चिली। तो राइट आंसर आप पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है। तो राइट आंसर है सी, एल नीनो और दक्षिणी दोलन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भारतीय मानसून से संबंध है। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ लानीना के कारण आई थी। लानीना और एल नीनो लानीना एल नीनो से कैसे भिन्न है। देखिए, लानीना और एल नीनो का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए, लानीना विषुवत हिंद महासागर से समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होती है, जबकि एल नीनो विषुवत प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होती है। देखिए, बहुत कठिन लैंग्वेज दे रखी है, लेकिन आप समझ सकते हैं। देखिए, ला नीना एवं एल नीनो किससे संबंधित है, ये सब प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ला नीना हिंद महासागर से संबंधित है। तो पहला तो स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ला नीना एवं एल नीनो किससे संबंधित है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो पहला तो आपका होगा गलत। सेकंड पढ़िए, एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है आपका, गलत है, क्योंकि एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन ला नीना का भी तो प्रभाव पड़ता है। तो सेकंड में गलत है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए, बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। एल नीनो, ला नीना, ये किससे संबंधित है, भारतीय मानसून से संबंधित है ये। तो आप पढ़िए इसको। एल नीनो बनाता है, कहाँ बनता है, प्रशांत महासागर में। तो ए इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन फिर कुछ आंकड़े यहाँ पे दे रखे, टेम्परेचर है या वर्षा है। तो पूछ रखा है, ये जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य में। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है, तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कब पूछा गया है सवाल, देखिए 1999। अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये कभी पूछा गया 1998, तो तभी पूछे जाते थे। तो यहाँ पे जनवरी से दिसंबर दे रखा है, टेम्परेचर है और वर्षा है यहाँ पे। तो इनके पाए जाने की सर्वाधिक संभावना कहाँ है, तो कहाँ पे पाई जाती है ये वाली, तो आप देखेंगे 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में। तो राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक ताप और माध्य मासिक वर्षा संदर्भित करती है। देखिए, यहाँ पे औसत टेम्परेचर दे रखा है और यहाँ वर्षा दे रखी है, तो आपको बताना है किससे संबंधित है। तो आर्द्र और शुष्क उष्ण कटिबंधीय, वर्षायुक्त उष्ण कटिबंधीय, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण समुद्रीय है। तो किससे संबंधित है, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर हुआ ए। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैकी स्टोर देखिए, हैकी स्टोथर्म क्या कहेंगे इसको। हैकी स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। देखिए, बहुत खतरनाक इसमें वर्ड है, अगर प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तो हैकी स्टोथर्म, स्टोर्थम, स्टोर्थम कहेंगे या स्टोथर्म कहेंगे, वह आप कमेंट में मुझे बताना। तो हैकी स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, कहाँ उगते हैं, बहुत कम तापमान पर। तो राइट आंसर है सी। इसका प्रोनाउंसिएशन तो हैकी तो हम समझ गए, हैकी स्टो,
या थर्म? तो हैकिस्टोथर्म कहेंगे या हैकिस्टोथर्म कहेंगे? तो हैकिस्टोथर्म। तो कुछ ऐसा बढ़िया है, तो उसका क्या कहेंगे? तो कहाँ उगते हैं? बहुत कम ताप पर उगते हैं। मुझे नहीं पता ये पौधे कौन से होते हैं, तो राइट आंसर हुआ सी, हैकिस्टोथर्म पौधे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है? तो कोपेन। तो राइट आंसर है बी, कोपेन से। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपाज। तो डी राइट आंसर है। तो जलवायु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमने सारे देख लिए हैं। अगला जो चैप्टर है वह मृदा वाला है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब इसके मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा चैप्टर रह गए हैं। जो चैप्टर रह चुके हैं वे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उनको बाकी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए। नई वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।